आई होप मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। ठीक है, लाइव वालों के पास मेरा नंबर है, कुछ दिक्कत होगा तो संपर्क करेंगे। ठीक है, आप में से किनका किनका आज पहला दिन है, हाथ उठाएंगे। आपका और आपका पहला दिन है। ठीक है, तो देखिए, शायद आप मेरे को नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले से पढ़े हुए हैं एक बार। तो मेरा नाम पोखराज गिरी है, मैं CGGS पढ़ाता हूँ। ठीक है, हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में छत्तीसगढ़ का सिर्फ कौन सा भाग है, इतिहास। उसके अलावा कुछ राजनीतिक घटनाक्रम, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो मेन सेक्शन छत्तीसगढ़ का क्या है, छत्तीसगढ़ का इतिहास। और वही छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है उसको हम क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। ज़्यादा दिन नहीं, मेरे हिसाब से मेरी कितनी 5 क्लासेस ही हुई हैं, 5 क्लासेस हुई है ना। आज 6वीं क्लास है, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं। इन एनी केस वैसे भी एडमिशन लोगे तो पिछला रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जाएगा, तो प्रैक्टिकली कोई क्लास छूटेगा वूटेगा नहीं। ठीक बात है। और आज बढ़िया भी है, अच्छा दिन आए हूँ आप क्यों, क्योंकि आज हम लोग एक तो फ्रेश टॉपिक चालू कर रहे हैं। और यहाँ से मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चंस के आने की प्रायिकता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्या चालू कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग चालू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी। समझ में आया कि नहीं आया। तो सच्चाई ये है कि ये जो कलचुरी है ना, ये जो कलचुरी है, ये आपको माहिष्मती के भी मिल जाएंगे, ये आपको त्रिपुरी के भी मिल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो माहिष्मती के भी दिख जाएंगे, और कहाँ के दिख जाएंगे, त्रिपुरी के भी। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक और उनकी शासन व्यवस्था। समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। तो इनके बारे में नहीं पढ़ना। माहिष्मती वही वाला, माहिष्मती साम्राज्यम, सुने हो नहीं सुने हो गाना। ठीक है, तो ये इंदौर के क्षेत्र की बात है ना, ऐसा मत सोचना कि ये बाहुबली वाला बात है करके। क्लियर है ये बात, ठीक है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरियों के बारे में पढ़ना है। यहाँ के जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं उनको पढ़ने का एक साइंटिफिक तरीका है, जिसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। और वो तरीका क्या है, तो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ाता हूँ, जो आप लोग को पता है क्या क्या है। पहला के से काल, उसके बाद आई से क्या है, ऐतिहासिकता, उसके बाद क्या है, एस से साक्ष्य, क्या है, साक्ष्य, एविडेंस। और उसके बाद अगला क्या है भाई, के से क्षेत्र, उसके बाद यूज क्या है, उपाधि। समझ गए कि नहीं समझ गए। और उसके बाद क्या है अगला, एस से शासक, फिर क्या है, ए से अन्य, और पी से क्या है, पतन। समझ गए नहीं समझ गए। तो कितने पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट। तो इन्हीं 8 पॉइंट्स के आधार पर हमको, जैसे कि सभी स्थानीय राजवंशों को, क्षेत्रीय राजवंशों को पढ़ते हैं, वैसे कलचुरियों की भी पढ़ाई हमें इन्हीं पॉइंट्स में करनी है। समझे कि नहीं समझे यहां तक, ठीक है। चलिए तो शुरू करें। कैसे यार तुम लोग के मुंह में आवाज ही निकल रहा है, शुरू करें ना। देखो छुट्टी चाहिए तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तत्काल छुट्टी हो जाए क्लास से। मजाक बता दूंगा कलचुरी खत्म हो गया है करके, नीचे छुट्टी नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, काल। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कलचुरियों के वास्तविक सत्ता के स्थापना की, इसका मतलब छत्तीसगढ़ में कब पहली बार एक्चुअली कलचुरियों की सत्ता स्थापित हुई, तो वर्ष याद रखना 1000। कितना, 1000। तो कलचुरी छत्तीसगढ़ में वर्ष 1000 ईस्वी। समझ में आया कि नहीं आया, 1000 ईस्वी में आए। और किसी ना किसी स्वरूप में 1750 तक इनका शासन जो है वो चलता रहा छत्तीसगढ़ के किसी ना किसी भाग में, जहां पर रतनपुर की शाखा जो थी वो 1741 तक चलती रही, और रायपुर की जो शाखा थी 1750 तक चलती रही। समझे कि नहीं समझे। इससे एक फैक्ट तो क्लियर हो जाता है कि कलचुरियों की शाखाएं थी, ब्रांचेस थे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो
तो शाखा रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। समझे नहीं समझे यहां तक? तो रतनपुर शाखा मैंने बताया कब तक रही, 1741 1741, रायपुर शाखा 1750 तक रही। तो जो लास्ट वाला है उसको शासन में लिख दिया मैंने कि 1000 से 1750 तक कलचुरियों का प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा शासकों के रूप में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? पहला पॉइंट काल, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद समझना अगला पॉइंट। कौन नजर लगाया है जी? लिखा नहीं रहा है। अरे हाँ अब ठीक आया, इरेजर आ गया था अपने आप। अगला जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिकता। समझ गए? अब इसको जरा अच्छे से समझना, मैं एक मैप के माध्यम से आप सभी को समझाता हूं ना। देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये है त्रिपुरी। क्या है ये? मैंने बताया था ना त्रिपुरी के भी कलचुरी थे करके। त्रिपुरी मतलब वर्तमान में जबलपुर का क्षेत्र मान लो। क्या मान लोगे? वर्तमान में जबलपुर का क्षेत्र। अब ये जो त्रिपुरी है, यहां पर एक राजा था जिसका नाम था कोकल द्वितीय। क्या नाम था? कोकल सेकेंड। ठीक है, एक बढ़िया बात बताता हूं। कलचुरी वंश में जिस व्यक्ति का नाम कोक्कल हुआ, चाहे कोक्कल फर्स्ट कोक्कल सेकंड, उसके 18 लड़के। कितने लड़के? मतलब जान लो, कोक्कल नाम है मतलब 18 ठो लड़का होना जरूरी है करके। समझ में आया? तो ये जो कोक्कल द्वितीय थे, इनके कितने पुत्र थे? 18 पुत्र। कितने पुत्र थे? अब 18 का 18 त्रिपुरी के राजा बन सकते हैं क्या? एक जन राजा बनेगा जी। ठीक बात है कि नहीं? कि 18 राजा बना देंगे, एक जन राजा बनेगा। तो एक पुत्र बनता है राजा, एक पुत्र बनता है क्या? राजा। और 18 पुत्रों में से एक पुत्र जिसका नाम था क्या? नाम था कलिंगराज। क्या नाम था? इस कलिंगराज को दक्षिण कोसल की तरफ क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है कि जाओ दक्षिण कोसल का जो क्षेत्र है इसको क्या करो? विजित करो। समझे कि नहीं समझे? या इस क्षेत्र का विजय करो करके। क्लियर है? तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक कलिंगराज को भेजा जाता है। कलिंग किधर पे? कलिंगराज को अपने दक्षिण कोसल के क्षेत्र पे, ताकि तुम जाओ और यहां पर क्या करो? इस क्षेत्र पे विजय पालो। समझे कि नहीं समझे? अब आप लोग के दिमाग में ये बात आना चाहिए कि इधर क्यों भेजे, इधर क्यों भेजे। तो कल मैं आपको बता रहा था कि 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी में शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने ये जो झांझनगर है, पाली का क्षेत्र, यहां पर क्या किया था? आक्रमण किया था। बताया था कि नहीं बताया था? अपने भाइयों को छोड़ा था, जिसे बाद में उत्कल के सोमवंशी भगा दिए थे। ध्यान आया है कि नहीं? तो ये कांटा मन में था। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कांटा मन में था और उसके बाद भेजा गया कलिंगराज, जाओ एक काम करो, जाग जीतो क्या? दक्षिण कोसल। समझे कि नहीं समझे? तो ऐतिहासिकता छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की यह है कि यहां पर कलचुरियों की वास्तविक सत्ता के संस्थापक खुद त्रिपुरी से आए थे और यहां पर वास्तविक सत्ता की स्थापना की। तो कलिंगराज, हमेशा ध्यान रखना, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी कह लो या कलचुरियों कह लो, इसकी वास्तविक सत्ता की स्थापना की। समझ में आया कि नहीं आया? समझे नहीं समझे यहां तक जो मैंने कहा? तो ये ऐतिहासिकता है, इसको ध्यान में रखना। क्लियर? तो क्या क्या हुआ? काल,
ऐतिहासिकता। अगला क्या है? साक्ष्य। हाँ कि ना? एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना यहां पर चीजों को ऑल्टर करते हैं। मैं साक्ष्य से पहले शासकों के नाम बता देता हूं, तभी तो साक्ष्य को समझोगे ना। नहीं तो शासकों के नाम ही नहीं पता है तो साक्ष्य को समझो कैसे? तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आपको क्या बता देता हूं? शासक। क्या बता देता हूं पहले? शासक। अरे यार, हाँ ठीक है, शासक। ठीक, अब शासक को हम लोग कितने भाग में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। सबसे पहले कलचुरी इतिहास में एक ऐसा समय आता है जिस समय की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। इस समय को कहते हैं अंधकार युग। क्या कहते हैं? अंधकार। तो शासक को कैसे बांट सकते हैं? अंधकार युग से पहले के शासक, फिर अंधकार युग के बाद के शासक। समझ में आया? तो कलचुरी इतिहास में शासकों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो बीच का एक हिस्सा अंधकार युग रहेगा, उसको समझेंगे बाद में। अंधकार युग से पहले के शासक, अंधकार युग से बाद के शासक। ये मैं बात कर रहा हूं कौन से शाखा की? रतनपुर शाखा। समझ में आया कि नहीं आया? और आगे चल के हमें पता चलेगा कि इतना थोड़ी गुस्सा करना है। आगे चल के हमें पता चलेगा कि यही अंधकार युग था जिस अंधकार युग में रतनपुर से एक शाखा आ जाती है। कहां? रायपुर। तो एक शाखा पढ़ेंगे क्या? तो मैं आपको 3 भाग में बताऊंगा क्या? शासक। आज सबसे पहले अंधकार युग के पहले के शासक बताऊंगा। जब यह हिस्सा खत्म हो जाएगा तो अंधकार युग के बाद ये वाले शासक बताऊंगा, और उसके बाद सीधा आपको रायपुर शाखा पढ़ाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अंधकार के पहले और बाद करोगे तो रतनपुर कंप्लीट हो जाएगा। इसी अंधकार युग से निकली है कौन सी शाखा? रायपुर की शाखा। तो रायपुर शाखा को अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, समझने पर विशेष ध्यान दीजिए। इधर पे ये लिखा हुआ कंटेंट क्लास के बाद मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले शासक हैं, कौन सी शाखा देखी जा रही है? रतनपुर की शाखा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब ये जो रतनपुर की शाखा है इसमें भी मैं क्या बता रहा हूं? अंधकार युग के पहले की बात। तो अंधकार युग के पहले कौन कौन से शासक हुए समझते जाना। सबसे पहले कलिंग राज। ठीक है कि नहीं? हुए कि नहीं हुए? कलिंग राज के बाद अगला जो है वो है कौन? कमल राज। कलिंग राज, कमल राज। ठीक है, अब इसके बाद एक तो कोड याद रखना, RPJ। सीक्वेंस यही रहेगा, RPJ। तो क्या सीक्वेंस रहेगा? R, फिर P और फिर हुआ यहां तक। R से है रत्नदेव। R से क्या है? रत्नदेव। P से है पृथ्वीदेव। कौन से देव? और J से है जाजल। RPJ, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजलदेव। कलिंगराज, कमलराज, RPJ। अब ध्यान रखना RPJ में R1 P1 J1 करना, और उसके बाद क्या करोगे? तो पूरा RPJ फिर से रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? फिर से। अब इस बार क्या करोगे? 2 2 2। R1 P1 J1, R2 P2 J2। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से क्या नाम रहेगा? सेम। तो ये रत्नदेव, तो रत्नदेव सेकंड, द्वितीय, 2 मतलब। समझ गए कि नहीं समझ गए? P से पृथ्वीदेव सेकंड। उसके बाद J से
जाजल देव, R1P1J1 R2P2J2, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद अगला सिर्फ और सिर्फ R3, सिर्फ और सिर्फ, पूरा तीनों को नहीं रिपीट करना है, सिर्फ R को। तो क्या होंगे, रत्नदेव तृतीय, हाँ की ना, क्लियर है, हो गए कि नहीं हो गए। तो क्या देखे, कलिंगराज, कमलराज, R1P1J1 R2P2J2 R3 हुआ कि नहीं। और इसके बाद एक शासक याद रखना जो यहां लिख रहा हूं, प्रतापमल। क्या है, प्रतापमल, समझ गए। कलिंगराज, कमलराज, R1P1J1 R2P2J2 R3, प्रतापमल। R से रत्नदेव, P से पृथ्वीदेव, J से जाजलदेव। तो 1 लगाना है तो 1 लगा दो, 2 है तो 2 लगा दो, 3 है तो 3 लगा दो। समझे कि नहीं समझे। तो आज मैं इतने शासकों के नाम बता रहा हूं, ठीक है कि नहीं। पहले इतने को खत्म करेंगे, फिर दूसरे शासकों को देखेंगे जो कि अंधकार युग के बाद के शासक होंगे। तो ये प्रतापमल ही थे जिनके शासन के बाद कुछ नहीं पता चलता, उसी युग को कहा गया अंधकार युग। भाई अंधकार का क्या मतलब है, जहां कुछ ना देखा जा सके। तो ये प्रतापमल ही थे जिनके शासन के बाद लगभग 300 साल तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वही आपका कौन सा युग है, अंधकार युग। समझ गए नहीं समझ गए इस बात को, क्लियर हो रहा है सर, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो सबके कालक्रम को देखा जाए। अब कालक्रम को जहां मैं बताने लगता हूं लोगों का आत्मा मर जाती है तत्काल, क्योंकि याद नहीं रहता। तो याद रखने का मैंने एक तरीका बताया है या बनाया है, उस तरीके को अगर ध्यान में रखो तो याद रह जाएगा। कौन कौन मैथ्स वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या लिखना है, तो ध्यान रखना, 25 20 25। क्या लिखना मैट्रिक में, 25 20 25। फिर है 30 15 30। 25 20 25 30 15 30। फिर है 13 20 24। ये 9 अंक याद रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। 25 20 25 30 15 30 13 20 24 याद रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबका कालक्रम बनाते हैं। आप लोग ध्यान से इधर देखो प्लीज, लिखने के चक्कर में मत रहो। सबसे पहले कलिंगराज के मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ये 1000 में छत्तीसगढ़ आए, हाँ कि ना। तो इनका शासन 1000 से चालू हुआ और 1020 में खत्म हुआ। कितने में खत्म हुआ, 10-20, ठीक है। अब मैट्रिक्स को यूज करने का तरीका बताता हूं। मैट्रिक्स सबसे पहले चलता है लेफ्ट से राइट और उसके बाद टॉप से बॉटम की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहला रो लिया जाएगा, उसमें चला जाएगा लेफ्ट से राइट, रो खत्म। फिर अगला रो मतलब उसके नीचे वाला, फिर लेफ्ट से राइट, फिर उसके नीचे वाला लेफ्ट से राइट। तो पहला अंक कौन सा लेंगे, 25, हाँ कि ना। तो कमल राज में क्या करें, 10 20 में 25 जोड़ें, 10 45 आएगा, हाँ कि ना। काट दो इसको, ठीक है। अब अगला अंक क्या है, 20 है। तो क्या किया जाए, 1045 में जोड़ा जाए 20, 1065 आएगा कि नहीं आएगा, कहानी खत्म। 1065 में क्या जोड़ा जाए, 25 है कि नहीं, 1090 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अब 1090 में कितना जोड़ा जाए, 30। तो 1090 में 30 जोड़ो, क्या आ जाएगा, 11, ठीक है कि नहीं है। अब 11 20 में जोड़ो, क्या 15, क्या आएगा। कैसे लोग हो यार, 15 नहीं जोड़ पा रहे हो। अब 35 में जोड़ो तो क्या आएगा, 65, हाँ कि ना, ठीक है। अब इसके बाद 1165
में कितना जोड़ोगे 13, तो क्या आएगा 1178, हाँ कि ना। एक बात बताता हूं, ध्यान रखना, यहां तक की जो कहानी है ना, क्या चल रही है, पिता पुत्र की चल रही है। क्या चल रही है, पिता पुत्र, ऊपर से नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलिंगराज का बेटा कमलराज, उसका बेटा रत्नदेव फर्स्ट, उसका बेटा पृथ्वीदेव फर्स्ट, उसका बेटा जाजलदेव फर्स्ट, उसका बेटा रत्नदेव सेकंड, उसका बेटा पृथ्वीदेव सेकंड और उसका बेटा जाजलदेव सेकंड। लेकिन यहां पर एक कहानी है, कहानी ये है कि जाजलदेव सेकंड जो हैं इनकी 1168, समझ में आया, 1168 में डेथ हो जाती है और 10 साल के लिए उनके भाई जगतदेव शासन करते हैं, जिसको मैं बताऊंगा सेपरेटली। समझ में आया कि नहीं आया। तो रत्नदेव तृतीय जो थे असल में जगतदेव के बेटे थे, समझे कि नहीं समझे। तो यहां तक पिता पुत्र चलेगा। इसके बाद बीच में ब्रेक है, जाजलदेव के भाई भी आएंगे, क्या नाम था उनका, जगतदेव, समझे कि नहीं समझे। और जगतदेव का शासनकाल चलेगा 1168 से लेके 1178। तो टेक्निकली जाजलदेव जो है वो सिर्फ 1165 से 68 तक शासन करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स 10 अंक का बन जाएगा ना, 10 अंक का फिर यूज कैसे करेंगे, गड़बड़ होगा। इसलिए तो वो कहानी मैं वहीं पर बताता हूं, लेकिन कुछ लोग को जानकारी होती है तो बोलते हैं नहीं सर इसमें जगतदेव भी बने थे करके, तो इसलिए पहले से बता दिया कि ध्यान रखना। यहां पर एक और शासक आएगा जाजलदेव सेकंड के बाद, सेकंड रुको, इसलिए एनीवे चलो अपन चालू करते हैं, तो रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा। समझ में आया। तो जाजलदेव सेकंड के बाद उनके भाई जगतदेव, और जगतदेव का बेटा था रत्नदेव थर्ड। अब रत्नदेव थर्ड के लिए देखिए आप क्या यूज कर चुके हैं, 13 यूज कर चुके हैं, 20 यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या होगा 1178 से लेके 11 सीधा 98 लिख दूं, हाँ कि ना। तो रत्नदेव तृतीय किसका बेटा था, जगतदेव। तो देखो ऊपर से नीचे बेटा, बगल में भाई कर दिया और फिर उसके नीचे उसका बेटा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे चाहे भी तो लिख भी देता हूं भाई, और ये क्या थे इसके, तो जाजलदेव सेकंड के भाई जगतदेव, जिनका पुत्र कौन था, रत्नदेव थर्ड। ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद ये भाई साहब भी क्या थे, उनके पुत्र, किनके, रत्नदेव थर्ड के, R3 के पुत्र। समझ में आया नहीं आया जो बताया, समझ गया ना। अब देखिएगा 1198 पहुंच चुके हो, 24 जोड़ो कितना आएगा, 1198 से लेके 1,000,000 हुआ कि नहीं हुआ, 1,222। ठीक बात है कि नहीं है। अब ध्यान रखना 1,222 के बाद से, 1,222 के बाद से 1494 तक कोई जानकारी नहीं मिलती। समझ में आया कि नहीं आया। तो 1,222 से 1494 मोटा मोटा 350 साल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसलिए मैंने कहा 300 साल तक कोई जानकारी नहीं। तो 1,222 से 1494 के बीच का जो समय है यही आपका क्या है, अंधकार युग। समझे कि नहीं समझे। ये ऐसा युग है जिसमें कलचुरी शासन, कलचुरी शासक, प्रशासन किसी की व्यवस्थित जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो सकता है कि आज दोपहर में प्राप्त हो जाए। उसको कौन जानता है, फ्यूचर को जानते हो क्या। समझ गया नहीं समझ गए, हुआ यहां तक। शासकों के नाम समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अब आया जाए साक्ष्य पर, आ जाए साक्ष्य पर। तुम लोग को पढ़ाने में आजकल मेरे को मजा नहीं आता है, सही बता रहा हूं। ऐसा लगता है हे भगवान कब 1.5 घंटा होती इसकी, क्यों आता हूं मरे पड़े रहते हो तुम लोग। समझ में आया तो ना हाँ है मुंह से, ना है मुंह से, मत ही आया करो, उसी में देख लिया करो। कम से कम अपेक्षा नहीं रहेगी मेरे को कि छात्र बैठा था, हाँ बोला है, खाली क्लास को पढ़ा दूंगा। वैसे भी तुम लोग मूक बधिर हो, ना बोलते हो न सुनते हो, तो तुम लोग रहो चाहे खाली क्लास रहे, की मतलब है। समझे नहीं समझे यहां तक। अगला क्या है, एविडेंस, साक्ष्य। ठीक है, मैं सभी शासकों का नाम लिख देता हूं जितने अभी देखे हैं, और किसके किसके क्या क्या साक्ष्य है सारों को एक साथ मैं लिख देता हूं,
ताकि आप लोग को बाद में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो क्या क्या थे भाई? तो सबसे पहले व्यक्ति कौन था? कलिंगराज, हाँ की ना? कलिंगराज के बाद कौन था? कमलराज, ठीक है कि नहीं है? अब इसके बाद पूरा नाम की जगह सीधा क्या R1 लिख सकते हैं? हाँ की ना? क्या P1 लिख सकते हैं? क्या J1 लिख सकते हैं? हाँ की ना? क्या R2 लिख सकते हैं? क्या P2 लिख सकते हैं? क्या J2 लिख सकते हैं? ठीक है कि नहीं है? फिर R3 और उसके बाद ये पूरा लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक बात? अब समझना, हाँ अच्छे से ध्यान देना इधर पे। कलिंगराज का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब कोई रॉक एडिक्ट हो, शिलालेख या कोई ताम्रपत्र अभिलेख हो जो कलिंगराज ने जारी किया हो, तो ऐसा नहीं है। कलिंगराज के बारे में पता चलता है लेकिन किसी दूसरे के ताम्रपत्र से। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही कमलराज के कोई अभिलेख आपको प्राप्त नहीं होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। रत्नदेव प्रथम का कहोगे तो कोई महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं है, महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं है। ठीक है, अब इधर देखना, पृथ्वीदेव प्रथम, इनका है अमोदा CPI कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ताम्रपत्र अभिलेख। बहुत लंबा हो जाता है लिखने में, इसलिए CPI कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। अमोदा कहां है पता है आप लोगों को? कांकेर जिला, नरहरपुर के पास अमोदा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अलावा अगला ताम्रपत्र अभिलेख इनका कहां से मिलता है? जहां आप बैठे हो। क्या है? समझे कि नहीं समझे? तो दो ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र और रायपुर ताम्रपत्र। अमोदा CPI, रायपुर CPI। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद इनका पुत्र जाजलदेव हाकिना, इसका है रतनपुर RE रॉक एडिक्ट शिलालेख। समझे कि नहीं समझे? रतनपुर शिलालेख। और दूसरा पाली रॉक एडिक्ट शिलालेख। रतनपुर शिलालेख, पाली शिलालेख। ठीक है कि नहीं है? अब नेक्स्ट रत्नदेव सेकंड। रत्नदेव सेकंड के अभिलेख प्राप्त हुए हैं अकलतरा। अकलतरा कहाँ है? ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में है जी अकलतरा। अकलतरा के बाद अगला है शिवरी नारायण। क्या है? शिवरी नारायण। ठीक है। फिर है पारागांव। पारागांव कहाँ है पता है? रायपुर जिला में। तो अकलतरा जांजगीर चांपा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, पारागांव रायपुर। उसके बाद क्या है? सरखों। सरखों कहां पे पता है आप लोगों को? जांजगीर चांपा। वेरी गुड। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? मैं सबका जिला लिखूंगा ना एक बार, लेकिन अभिलेख को पहले लिख लेता हूं। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? पृथ्वीदेव सेकंड। पृथ्वीदेव सेकंड जो है इनका क्या है भैया? इनका है राजिम शिलालेख। राजिम रॉक एडिक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? और राजिम के अलावा इनका मिलेगा क्या? खरौद से शिलालेख रॉक एडिक्ट। ठीक है। तो राजिम रॉक एडिक्ट, खरौद रॉक एडिक्ट, शिलालेख। समझे कि नहीं समझे? अगले कौन है भैया? जाजलदेव द्वितीय। इनके अभिलेख कहां से मिलेंगे? तो एक है अमोदा। समझ गए? पृथ्वीदेव प्रथम के जैसे जी। समझ गए ना? क्या हुआ? एक अमोदा। अमोदा के बाद अगला है शिवरी नारायण। किसके जैसे है शिवरी नारायण?
रत्नदेव सेकंड के जैसे। फिर तीसरा है मल्हार, क्या है? तो यहां से मिलते हैं इनके अभिलेख, ठीक है। रत्नदेव तृतीय कोई विशेष अभिलेख नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, बाद में मिल सकता है। प्रतापमल, प्रतापमल का कहां कहां से मिला है? तो मिला है एक बिलईगढ़, फिर है पेंड्रा बंद, और फिर कोनारी। क्या है? कोनारी, ठीक है। ये तीनों ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और तीनों जो है कौन से जिले से हैं? सारंगढ़, बिलई, समझ गए कि नहीं समझ गए? आमोदा कॉपर प्लेट क्या बताया हूं, कौन सा जिला? रायपुर अगर बताना पड़ा तो लालत है। रतनपुर बताने की जरूरत है। पाली, कोरबा सब जानते हैं, पालित कोरबा विकासखंड भी है। अकलतरा, तो अकलतरा जांजगीर चांपा। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। पारागांव आरपीआर रायपुर। सरखों जांजगीर चांपा। राजिम गरियाबंद। खरौद, ठीक है। अमोदा शिवरी नारायण। मल्हार बिलासपुर। पेंड्राबंद, बिलईगढ़, कोनारी। कोई समस्या इतने में? इतने सारे साक्ष्य हैं, ध्यान में रखना। अब ये होता क्या, अलग अलग राजाओं में अलग अलग आता, फिर कंफ्यूजन होता किसका क्या है, तो एक बार सारा का सारा मैं बता दिया, ठीक है कि नहीं है। यहां पे कुछ और पॉइंट्स मैं आप सभी के सामने ऐड करना चाहूंगा, ध्यान रखना। हमें ना कुछ राजाओं में सामंत, मंत्री, सेनापति यह भी देखने को मिलेंगे, तो उनको भी एक जगह लिख के दिखा देता हूं ताकि ध्यान में रहेगा। सामंत, मंत्री और सेनापति, ठीक है। तो क्या करना, इसके लिए आर, पी और जे, ये जो कोड है इसको लिख देना। आरपीजे ही तो पढ़ रहे हैं ना, आरपीजे को लिख दिए। अब इसके बाद इधर देखना, ये जे है ना, तो यहां पर एक जे लिखना ऊपर, और ये आर है तो यहां पर एक क्या लिखना, समझ गए? आरपीजे कोड लिखे, जे से खत्म हुआ तो ऊपर जे लिखो, आर से शुरू हुआ है नीचे आर लिखो। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद क्या करना, बीच वाले जो हैं सबको 2 देना। सबको क्या देना? पहले वाले को 1 देना, आखिरी वाले 3 देना। समझे नहीं समझे? पहले वाले को, आखिरी वाले को, ठीक है। अब देखो जरा, ये जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, यही नाम है कि नहीं है? यहां पर लिखना जगदेव, क्या लिखोगे? जगदेव। और उसके बाद तीसरे वाले में, मतलब ये पृथ्वीदेव सेकंड वाला जो है, यहां पर लिखना जगत देव। समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर क्या है? जगदेव, जगत देव। समझे कि नहीं समझे? अब ये जो व्यक्ति था, ये था सेनापति, और ये भी, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है ये बात कि क्या थे? सेनापति, ठीक बात। अब दूसरे में आना, रत्नदेव द्वितीय, यहां पर लिखना वल्लभराज। क्या लिखना? वल्लभराज। और अगले वाले में भी वल्लभराज। समझ गए? तो रत्नदेव द्वितीय में क्या लिखे? वल्लभराज। पृथ्वीदेव द्वितीय में भी क्या लिख दिए? वल्लभराज। एक व्यक्ति का नाम और लिख देना, ब्रह्मदेव। क्या लिखोगे? ब्रह्मदेव, ठीक है। वल्लभराज, वल्लभराज, ब्रह्मदेव। ये कौन? सामंत। और ये दोनों भी कौन? ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसके बाद J2 में लिखना उल्हण देव। क्या लिखोगे? उल्हण देव। क्या लिखोगे नाम? उल्हण देव भी क्या? सामंत। क्या थे? सामंत। और रत्नदेव तृतीय में लिखना क्या?
गंगाधर ब्राह्मण। ये वही गंगाधर है जो शक्तिमान था। गंगाधर ब्राह्मण ये क्या था? मंत्री। समझे कि नहीं समझे? ये क्या था? अब देखो वर्ण व्यवस्था की जानकारी अगर यहां से खोजने की कोशिश करो तो गंगाधर ब्राह्मण था, वल्लभराज जो था वो क्या था? वैश्य। राजा खुद कौन था? क्षत्रिय। तो 3 वर्ण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? चौथा वर्ण भी दिखेगा, जब आएगा तब बताऊंगा। रायपुर शाखा में आएगा चौथा वर्ण। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया? आरपीजे कोड लिखना, 2 नंबर डालना, ऊपर J1 नीचे R3। हाँ कि ना? शुरू किया कहां से? तो J1 जगदेव सेनापति, फिर मैंने क्या कहा? आटुक छोड़ के पीटुम लिखना, जगतदेव सेनापति। इसको जाजलदेव द्वितीय का भाई मत समझ लेना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये अलग है, वो आदमी अलग है ना, अंतर है दोनों में। यहां मैंने कहा वल्लभराज लिखना जो सामंत था, फिर मैंने क्या कहा? वल्लभराज और ब्रह्मदेव जो कि सामंत। फिर J2 बोला उल्हण देव लिखना जो सामंत है, और R3 में क्या लिखोगे? गंगाधर ब्राह्मण जो कि कौन? मंत्री। हाँ कि ना? एक फैक्ट और बताता हूं, आप लोग बोलोगे भारी फैक्ट है नहीं आज करके, लेकिन अगर इसको याद कर लिए ना जो मैं अभी बता रहा हूं, तो राजा सब खेल हैं। राजा सब क्या है? खेल। आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इन फैक्ट्स को अगर अलग से नहीं बताऊं और सिर्फ राजाओं में बताऊं तो रोज कंफ्यूजन होगा आपको कि किसका अभिलेख कौन सा है, किसका सेनापति कौन था करके। तो अलग से याद रख लोगे तो फायदे में रहोगे। थोड़ा मेहनत है, हो सकता है कि आज दिन में 4-5 घंटा लगे इसको पकड़ के रट लेने में, लेकिन आज कर ही लेना। तो जहर पीना है तो कल पियो, तो आज पियो, मतलब एक ही है। ध्यान रखना, स्वर्ग जाने के लिए स्वयं बनना पड़ता है। बताऊंगा, अभी पहुंचे नहीं है वहां, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, सामंत बताऊंगा, टेंशन मत लो। एक लाइन में अगर समझना चाहो तो सामंत वह व्यक्ति है जो आपके बिहाफ में आपके दिए गए क्षेत्र का शासन कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? सामंत कौन है? वह व्यक्ति है जो आपके बिहाफ में आपके दिए गए क्षेत्र का क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बड़े राजा हैं, आपने एक छोटे राज्य पर आक्रमण किया, उस छोटे राज्य को जीत लिया, तो आप छोटे राज्य में जाकर रहोगे तो नहीं ना? रहोगे तो अपनी राजधानी में। तो इस क्षेत्र का देख रेख कौन करेगा? एक व्यक्ति जो हो सकता है यहां का राजा वापस आप बैठा दो उसको, चल तू देख, हो सकता है अपना कोई आदमी भेज दो। किसी भी कंडीशन में वह व्यक्ति जो इस छोटे राज्य को आपके लिए देख रहा है आपका सामंत है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए एक फैक्ट और याद रखना, इसमें से क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं कि सोने के सिक्के, क्या पूछते हैं? सोने के सिक्के कौन चलाया? ठीक है, इधर देखना, क्या था? कलिंगराज, कमलराज। हाँ कि ना? R1 P1 J1 R2 P2 J2 R3 और प्रतापमल। हाँ कि ना? J1 R2 P2 ये 3 जन सोने के सिक्के चलाए। ये तीनों क्या चलाए? ठीक बात। तो जाजलदेव प्रथम, उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय, उसका पुत्र, उसने क्या चलाए? ये वो सोना नहीं है जो आपको पसंद है ना, ये असली वाला सोना है। सोने के सिक्के मतलब ऐसा सिक्का जिसको लेके सो जाता है आदमी। दोपहर को वही चलता है ना आप लोग का, भात खा के, भात खाए और उसके बाद क्या है, 1 घंटे का नींद तो चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए ना? कहोगे सर नहीं हो पाते, काबर नहीं हो पाते? हाँ, अपने सोई करके केबल निकाल के 3 बार निकाल के लगा, जा ब्लाक लावे। हो गया यहां तक? क्या क्या हम लोग पॉइंट देख चुके हैं? हमने देखा काल, ऐतिहासिकता, फिर हमने क्या देखे? साक्ष्य। साक्ष्य में कुछ हमने क्या देखे हैं? अलग अलग पॉइंट्स। एक बढ़िया बात और बताता हूं, पता है ऐतिहासिकता में ये जो कलचुरी वंश था, ये लोग मानते थे कि
इनका जो पूर्वज था वो 1000 हाथ वाला है सहस्त्रार्जुन था, जिसको भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मानते थे, इसीलिए कलचुरी वंश अपने आप को है ये वंश भी कहेगा। समझे कि नहीं समझे? क्या मानते थे ये लोग? है सहस्त्रार्जुन इनका कौन था? पूर्वज। और इसलिए ये लोग अपने आप को है वंशी भी बोलते थे। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले है वंश किस वंश को कहा गया है, क्या लिखोगे? और अमरर्य कुल किसे कहा गया है? बोलो बोलो। शरभपुरी वंश को कहा गया है। व्याघ्रराज का मल्हार ताम्रपत्र। यार कैसे हो जाओगे आप लोग? आज घर जाना और अपने माता पिता से एक बात कहना, पता है एक बढ़िया बात बताऊंगी आपको। बोलेंगे बताओ बेटा क्या बोलना? आपका जो पैसा दिए थे ना, मैं बर्बाद कर दी हूँ उसको, करके पूरा बर्बाद कर दी हूँ। पढ़ लो, 2 दिन पहले बताया हूँ यार आप लोग को, लेकिन कहाँ आप लोग को। चलिए अगला पॉइंट क्या होगा? क्षेत्र होगा नहीं होगा? होगा ना। क्षेत्र, अब इनका क्षेत्र क्या है, तो इसको क्या किया जाए, एक मैप के माध्यम से समझा जाए। इधर देखना। सबसे पहली बात, एक तो मैंने आपको कहा शाखा थी कौन सी? रतनपुर, हाँ कि ना? फिर मैंने क्या कहा, एक शाखा कौन सी थी? रायपुर। इसका मतलब आप ये तो मान सकते हो कि इस पूरे रतनपुर क्षेत्र पे, रायपुर क्षेत्र पे इस कलचुरी वंश का क्या रहा होगा? प्रभाव रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जब कलचुरी वंश अपने पीक पर था, पीक समझे, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर था, तब कौन कौन सा क्षेत्र इनके अंतर्गत आता था पता है? तो ये मध्य प्रदेश है और ये क्या है? महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश का लांजी, समझ में आया? महाराष्ट्र का भाणार, भंडारा, समझ में आया? यहां तक हिस्सा आंध्र प्रदेश का। कहां तक? आंध्र प्रदेश। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद उड़ीसा का ये गंजाम, उस समय इसको खिमड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खिमड़ी। समझ रहे हैं? उसके बाद पश्चिम बंगाल का मिदनापुर वाला जो एरिया है, उस समय इसको दंडकपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो अपने पीक पर जब ऊंचाइयों पर था ये, तब आप समझ रहे हो कि ये जो कलचुरी वंश है ये कहां तक विस्तृत था। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अपने पीक पर। लेकिन आप ये भी समझते होंगे कि हर राजा जो है वो समान नहीं होता। कभी यह वंश अपनी ऊंचाइयों पर रहेगा तो कभी गर्त में भी गिरेगा। समझे कि नहीं समझे? तो सभी प्रकार की चीजें होंगी। यह जो क्षेत्र मैंने इनका बताया है, ये बताया है कि सबसे बड़ा ये कब फैला हुआ था। समझे कि नहीं समझे? जाजलदेव के समय की बात है। इतने सारे क्षेत्र को जाजलदेव जीत चुके थे। जाजलदेव प्रथम, अब जाजलदेव खाली बोलूंगा मतलब वो प्रथम है। तो जाजलदेव की समय की बात है। इतने सारे क्षेत्र को जाजलदेव क्या कर चुके थे? विजित कर चुके थे, जीत चुके थे। इतना बड़ा इनका एम्पायर था। क्लियर है कि नहीं? क्षेत्र में अगला जो चीज मैं आपको बताता हूं हमेशा, वो राजधानी भी है, हाँ कि ना? तो राजधानी इनकी क्या क्या थी, तो लिख देता हूं यहां पर पॉइंट, राजधानी। अब राजधानी में क्या क्या है, तो पहला है राजधानी तुम्बाड़। क्या राजधानी है? तुम्बाड़। तुम्बाड़ के बाद अगली राजधानी मिलेगी क्या आपको? रतनपुर। तो एक तुम्बाड़ है, दूसरी क्या है? रतनपुर है। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद आपको राजधानी मिलेगी कोसगई। कौन सी राजधानी? ये रतनपुर शाखा की बात हो रही है। कौन सी शाखा की बात हुई है? आर लिख देता हूं, रतनपुर। ठीक है कि नहीं है?
अब रायपुर शाखा की बात करोगे तो एक राजधानी दिख जाएगी क्या, खल्लारी, और दूसरा दिख जाएगा क्या, रायपुर। तो खल्लारी और रायपुर ये कौन सी शाखा हो गई आपकी, रायपुर शाखा। ये रतनपुर शाखा। बहुत सारी जगह पर आपको कोसगई जो है ना वो राजधानी के स्वरूप में नहीं दिखेगी, तो मैंने पढ़ा है स्वयं ग्रंथ अकादमिक प्रकाशन में कोसगई राजधानी थी। मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो 25 सीढ़ी नीचे उतरना और मेरा जो क्यूबिकल है जहां मैं बैठता हूं वहां पे आना और देख लेना। समझे कि नहीं समझे? अगला पॉइंट जो है क्षेत्र के बाद वो है यू से उपाधि, हाँ कि ना? तो देखिए इसमें अलग अलग राजाओं ने अलग अलग उपाधियां धारण की, लेकिन ऐसा कहो कि इस पूरे वंश ने किसी एक उपाधि को धारण किया होगा तो यह बात सही नहीं है। तो उपाधि को अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल राजाओं में देखेंगे, ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद के यू के बाद एस मतलब शासक, तो शासकों का क्रम तो बता ही दिया हूं, और क्रम के बाद क्या किया जाए, तो एक एक करके शासकों को देखा जाए, हाँ कि ना? तो पहले शासक नाम बताएं। शासक कलिंगराज, शासनकाल ईसवी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है भाई, अब समझते जाना कलिंगराज के संदर्भ में। सबसे पहले कलिंगराज जो थे इन्होंने लाफा जमींदारी, कौन सी जमींदारी, लाफा, लाफागढ़ पाली के उत्तर की तरफ है ना, कोरबा जिले में है, कोरबा जिले में है। लाफा जमींदारी के अंतर्गत क्या किया, तुम्माण को अपनी बना ली राजधानी, और क्या किया, तो वास्तविक सत्ता किसकी, कलचुरियों की, इसकी स्थापना कर दी। कहां, छत्तीसगढ़। तो कभी पूछ ले छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की वास्तविक सत्ता की स्थापना किसने की, तो क्या नाम है, कलिंगराज। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे समझना। होता यह है कि ये जो तुम्माण है इसका पूरा नाम है, या स्थानीय भाषा में इसको कहा जाता है तुम्माण खोल। क्या कहा जाता है, तुम्माण खोल। क्यों कहते हैं पता है तुम्माण खोल? वो इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से तुम्माण जो है वो दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है तुम्माण दो तरफ से पहाड़ी से, मतलब इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए सब क्या है, दो ही रास्ता। तो प्राकृतिक रूप से ये क्या था, पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। समझ में आया कि नहीं आया? जिसमें एक एंट्री एक एग्जिट है। तो एक तरीके से सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नहीं? यहां राजधानी बनाओगे तो आक्रमण दो ही तरफ से हो सकता है, नहीं कहीं और बना लोगे चारों तरफ से हो जाएगा। तो सामरिक दृष्टिकोण से तुम्माड़ को क्या करते हैं, अपनी राजधानी बनाते हैं और कलचुरियों की वास्तविक सत्ता की स्थापना करते हैं। कहां, छत्तीसगढ़ में। ठीक है कि नहीं? इसके बाद ध्यान रखना, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र है, देखें कि नहीं देखें हैं? कांकेर अमोदा, ठीक है कि नहीं? तो पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये जो कलिंगराज थे, कौन, कलिंगराज, ये बेसिकली त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो थे इनकी अधीनता में रहकर क्या करते थे, शासन करते थे। समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि कलिंगराज एक स्वतंत्र शासक नहीं था। समझ में आया? वो क्या करता था, तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक है उनके अधीनता में रहकर शासन करता था। कौन, कलिंगराज। ऐसा किसमें लिखा है, अमोदा ताम्रपत्र अभिलेख में।
समझे कि नहीं समझे? अब कलिंग राज बड़ा ही वीर व्यक्ति था, तो अमोदा ताम्रपत्र आगे यह बताता है कि ये जो कलिंग राज थे इन्होंने क्या किया, तो अपने शत्रुओं का क्षय किया और राजश्री को स्थापित किया। समझ में आया कि नहीं आया? शत्रुओं का नाश कर दिया और अपनी राजश्री को स्थापित किया। किसने? कलिंग राज। तो वीर व्यक्ति रहा होगा, हाँ कि ना? वीर था, शत्रुओं का नाश किया और क्या किया? अपनी राजश्री को स्थापित किया, लेकिन किसकी अधीनता में रहकर? त्रिपुरी के कलचुरी शासकों की अधीनता में रहकर। समझे कि नहीं समझे? समझ गए इस बात को? क्लियर है? अच्छा, ये कलिंग राज ही थे जिनके शासन काल में चैतुरगढ़ जो है उसके ऊपर कौन सा मंदिर है? महामाया मंदिर, इसका निर्माण हुआ। तो चैतुरगढ़ के महामाया मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में? कलिंग राज। तो कलिंग राज करवाए हैं ऐसा नहीं पता चलता, लेकिन उनके शासन काल में निर्माण हुआ यह जरूर पता चलता है। समझे कि नहीं? समझ गए? कहोगेगा नीचे के? कहाँ नीचे की है? अब अगले शासक कौन है? कमल राज। तो कलिंग राज जो है उसके बाद उनका पुत्र कमल राज। ठीक है कि नहीं है? कमल राज के बारे में ध्यान रखना, कमल राज जो है वह भी अधीनता में शासन किए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब त्रिपुरी के शासक थे, नाम था इनका गंगेय देव। क्या नाम था? त्रिपुरी के शासक थे, क्या नाम था? गंगेय देव। अब ये गंगेय देव कौन थे? तो कलिंग राज के भाई। कलिंग राज के कौन थे ये? भाई। मतलब या तो कका रहे होंगे या बड़े पापा रहे होंगे। समझे नहीं समझे? तो भैया गंगेय देव जो कि त्रिपुरी के शासक थे, कमल राज के कका रहे होंगे या बड़े पापा रहे होंगे, ये करते हैं कौन सा अभियान? उत्कल अभियान। कौन सा अभियान? उत्कल बोले क्या था? उड़ीसा। मतलब उड़ीसा पे आक्रमण। समझे कि नहीं समझे यहां तक? बढ़िया बात आगे बताता हूं। पृथ्वीदेव प्रथम का कौन सा ताम्रपत्र? अमोदा ताम्रपत्र यह बताता है कि ये जो कमल राज थे, कौन से राज? कमल राज, वो अपनी सेना सहित, क्या सहित? सेना सहित उत्कल अभियान में शामिल हुए। समझ में आया कि नहीं आया? और संभवतः शुभांकर द्वितीय नाम के राजा थे। क्या नाम था? शुभांकर द्वितीय। इन्हीं को हराया था, उत्कल के राजा। ठीक है, इनका वंश था करवंश। कौन सा वंश? तो उत्कल के करवंशी राजा शुभांकर द्वितीय को संभवतः हराने काम कौन किया था? कमल राज। तो कमल राज भी वीर व्यक्ति रहा होगा, हाँ कि ना? तो ये जो अमोदा ताम्रपत्र है ना, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कमल राज ने न सिर्फ करवंशी शुभांकर द्वितीय को हराया, अपितु उसकी लक्ष्मी को ले जाकर गंगे देव के चरणों में अर्पित कर दिया। इसका अर्थ यह है कि उसका पूरा खजाना ले जाकर क्या कर दिए? किसको दे दिए? गंगे देव को खजाना दिए। इसका क्या अर्थ हुआ? स्वतंत्र रहते खजाना खुद रखते जी। भाई एक चीज मेरे को बताओ, आप लूटने जा रहे हो किसी को, तो आप स्वतंत्र हो, लूट का पैसा कौन रखेगा? आप। और आपका एक जन बॉस है जो आपको लूटने भेजा है, तो क्या होगा? बॉस आपको सैलरी देगा, लूट के आप बॉस को दोगे। समझे नहीं समझे? तो ये बात थी। ठीक है कि नहीं?
अब होता क्या है, ये ना उत्कल से एक व्यक्ति अपने साथ लाते हैं जिसका नाम था सहिल। क्या नाम था? अब ये सहिल और इसके वंशज कालांतर में कलचुरियों के साम्राज्य विस्तार में क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये सहिल सही में देखा जाए तो क्या था? कटप्पा। सही में देखा जाए तो क्या था? कटप्पा। लाइव क्लास बंद हो गया सर 15 मिनट से, समझे? तो कटप्पा आप देखे हो ना पिक्चर में, सेम ये आदमी सहिल रहेगा, एकदम लॉयल, राजा के लिए जान देने वाला। कटप्पा का अभी तक एक वंश देखे हो? कटप्पा के वंशज लोग को नहीं देखे हो, काहे? कटप्पा शादी नहीं किया है अभी तक इसलिए। लेकिन ये सहिल इसके वंशज भी दिखेंगे। ठीक है कि नहीं है? चलो आगे बताऊं। कमलराज हो गए। छुट्टी चाहिए क्या? दरवाजा है उसको खोलो और जाओ, मना ही नहीं है किसी को। कमलराज के पुत्र का नाम क्या था? R1 P1 J1 R1 रत्नदेव प्रथम। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, कमलराज का हमने शासनकाल नहीं लिखा भाई। कमलराज का शासनकाल क्या होगा? 10-20 से 45 ईस्वी। हाँ की ना? नेक्स्ट बात भाई, रत्नदेव प्रथम 1065 से नहीं, 10 कहां तक पहुंचे? 45 तक पहुंचे हैं क्या? 45। तो 1045 से, ठीक है, 65 ईस्वी तक। 25 फिर 20 फिर अगला वाला 25 रहेगा, तो 65 से 90। तो 1045 से 65 हो गया कि नहीं हो गया ये? अब रत्नदेव प्रथम, इसके बारे में ध्यान रखना सबसे पहले कि इनके विजय अभियान ये नहीं मिलेंगे देखने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपने विजय अभियानों से ज्यादा किसके लिए फेमस थे पता है? अपने निर्माण कार्य के लिए। किसके लिए फेमस थे? निर्माण कार्य। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कलिंग राज जो है उसकी राजधानी क्या थी? तुम्बाड़। बताया कि नहीं बताया? तो वैसे ही उसका जो पुत्र था कमलराज, इसकी भी राजधानी क्या थी? तुम्बाड़ ही राजधानी थी। क्या राजधानी थी? तुम्बाड़ राजधानी। अब एक चीज को समझना, जब कमलराज के बाद उसके पुत्र रत्नदेव प्रथम का राज्याभिषेक हुआ होगा तो राजधानी क्या रही होगी? तो राजधानी इसकी क्या थी? पहले तुम्बाड़ थी। समझे कि नहीं समझे इस बात को? तो इसी तुम्बाड़ में ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को और सज्जित करने के लिए रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बनाते हैं। कौन सा? रत्नेश्वर। समझ गया कि नहीं समझ गए? रत्नेश्वर के बाद एक महादेव और मंदिर बनाते हैं जिसका नाम क्या था? बंकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तो एक रत्नेश्वर, दूसरे बंकेश्वर। तो दो महादेव मंदिर का निर्माण करा दिए। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा तुम्बाड़ में अनेक उद्यानों का भी निर्माण कराते हैं। तो तुम्बाड़ में क्या किए? अनेक उद्यान बनवाए। उद्यान मतलब गार्डन्स। इसके अलावा क्या किए? रत्नेश्वर महादेव और बंकेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण कराया। किसने? अपनी राजधानी तुम्बाड़ में रत्नदेव प्रथम ने। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान रखना, आपको मैं बात वर्ष 1045 की ही बता रहा हूं। तो हुआ क्या? 1045 में राजा बने हैं। ठीक है कि नहीं है? राजधानी तुम्बाड़ है तो तुम्बाड़ में निर्माण कार्य चालू करवा दिए। एक कहानी समझे? अब वो होगा जब भी खत्म होना होगा उसको। अब क्या हो रहा है? 1045 की एक और घटना है। अब 1045 की कौन सी घटना है? तो एक बार ये राजा रत्नदेव प्रथम शिकार के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं? शिकार के लिए।
अब देखते जाना, पहले के समय राजा लोग शिकार में जाते थे तो उन लोग का शिकार जो है T20 नहीं होता था, टेस्ट मैच होता था। T20 मतलब तत्काल शिकार करके आ जाओ, और टेस्ट मैच मतलब जाके वहां 2-4 दिन रुक के शिकार करके लौटो। ठीक है कि नहीं है? इस समय राजधानी क्या थी? ये कोरबा जिला का तुम्माड़। क्या राजधानी थी? कोरबा जिला का तुम्माड़। देख पा रहे हैं कि नहीं? अब क्या होता है, तो ये जो थे तुम्माड़ से पश्चिम वेस्ट की तरफ शिकार के लिए निकले, और उसके बाद दिन भर शिकार खेलते और रात को वहां पर क्या करते? टेंट में विश्राम। ठीक है कि नहीं है? तो क्या होता है, इनका एक टेंट, राजा का बड़ा आलीशान सा टेंट बनाया जाता है, जिसके अंदर राजा जो है रात को क्या करते हैं? सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है भाई। अब ये बात आप कब की देख रहे हो? 1045 की। तो क्या 1045 में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब कुछ था? नहीं था। तो रात को अगर आपको रोशनी चाहिए तो क्या करोगे? मशाल जलाओगे, कैंडल जलाओगे, तो उससे कितनी रोशनी आएगी? थोड़ी बहुत, हाँ कि ना? कोई बहुत ज्यादा रोशनी आएगी क्या? नहीं। तो इनका जो टेंट था, शामियाना था, उस शामियाने के बाहर भयंकर रोशनी दिखती है। भयंकर मतलब सूर्य के जैसी रोशनी, दिव्य रोशनी एकदम। रोशनी इतनी थी कि नींद से इनकी क्या बोलते हैं, नींद से सपना देख रहे थे वो उठ गए, नींद खुल गई इनकी, सोए हुए थे उठ गए, इतनी रोशनी थी, दिव्य रोशनी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो अचानक से उठे और देखे यार बाहर आधी रात को कैसे इतनी रोशनी है करके। तो उनका इच्छा हुई कि चलो जाके देखा जाए। तो जाके बाहर क्या देखते हैं कि बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे मां महामाया का दरबार सजा हुआ है, और साक्षात मां महामाया वहां पर है। उनका दरबार है, माता है, दिव्य रोशनी है, और बरगद का बड़ा सा पेड़ है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, तत्काल वो बेहोश हो गए, गिर गए वहीं पर। अब बाद में सुबह होश आया, तब उन्होंने सोचा कि ऐसी दिव्य जगह मेरे शासन क्षेत्र के अंतर्गत है, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा नगर बसाया। इस नगर का नाम रखा रत्नपुर। क्या नाम रखा? रत्नपुर एक नगर बसाया, और इसी को बना दी अपनी। तो प्रथम राजधानी परिवर्तन कलचुरियों में देख रहे हैं, तो माण से कहां रत्नपुर था, रतनपुर कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? तो राजधानी परिवर्तन करने काम कौन किए? रत्नदेव प्रथम। अब बट ऑब्वियस सी बात है, पुरानी राजधानी सजा रहे थे तो नई राजधानी को कैसे नहीं सजाएंगे? सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? तो इन्होंने निर्माण कार्य किए कहां पर? रतनपुर लिख देता हूं ना। रतनपुर में भी किए निर्माण कार्य, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रतनपुर महामाया, हाँ कि ना? 1049 से 50 के बीच में ये मंदिर बना। सब ईस्वी है ना, बार बार नहीं लिख रहा हूं, सब ईस्वी हैं। क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा इन्होंने अनेक छोटे मोटे मंदिर और तालाब जो है वो क्या किए, इस रतनपुर में निर्मित कराए। ठीक है? तो निर्माण कार्य रतनपुर महामाया मंदिर, ठीक है कि नहीं? और भी छोटे मोटे मंदिर और तालाब वालाब का निर्माण कराया, रत्नपुर को या रतनपुर को क्या बनाने के लिए? खूबसूरत बनाने के लिए। क्लियर है? तो राजधानी कहां आ गई? राजधानी शिफ्ट हो गई, तो माण से रतनपुर। ठीक बोल रहा हूं? क्या समझा पा रहा हूं? और क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, हो गया यहां तक। अब देखिए इनके पोते का नाम क्या होगा बताओ? जाजलदेव प्रथम। ठीक है कि नहीं है? तो जाजलदेव प्रथम जो है ना, इनका रतनपुर शिलालेख है कि नहीं है? है कि नहीं? इसी रतनपुर शिलालेख से प्राप्त एक जानकारी है, वो ये है
कि ये जो अपने रत्न देव प्रथम थे, कौन? रत्न देव प्रथम, इनके दादा। हाँ कि ना? इन्होंने क्या किया, तो कोमोमंडल के प्रमुख थे वज्जूक। क्या नाम था? वज्जूक। कोमोमंडल के क्या थे? प्रमुख। इनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम था नोनल्ला देवी। इससे क्या किया? इतना जल्दी मत हंसो, अभी देखते जाना नाम। नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला, ऐसे टाइप का नाम है सब लोग का। तो कोमोमंडल, कोमोमंडल मतलब आज का पेंड्रा रोड। समझ में आया? तो कोमोमंडल बोले तो पेंड्रा रोड, वहां का प्रमुख व्यक्ति था वज्जूक। वज्जूक की बेटी थी नोनल्ला देवी। नोनल्ला देवी से विवाह कौन किए? रत्नदेव प्रथम। और इस प्रकार इनका जो साम्राज्य है, इसका हुआ क्या? विस्तार। और विस्तार कहां तक? विस्तार हुआ कोमोमंडल तक। समझ में आया? कहां तक विस्तार हुआ? कोमोमंडल। तो ये लोकेशन आपको कोमोमंडल भी दिखा देते हैं। पेंड्रा रोड यही है कि नहीं है? कोमोमंडल तक क्या हो गया? इनका साम्राज्य विस्तार हो गया। ठीक है? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे जो मैं बता रहा हूं? क्लियर? अच्छा, अब ये जो नगरी इन्होंने बसाई थी जिसका नाम क्या था? रत्नपुर। तो ऐसा कहते हैं कि रतनपुर या रत्नपुर जो है वो क्या है? चतुर्युगी पुरी है। तो रतनपुर को क्या कहा गया? कि रतनपुर क्या है? तो चतुर युगी पुरी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब चारों युग में इसका नाम रहा होगा। ठीक है कि नहीं? चार युग कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग में तो रतनपुर नाम है जी, आज कलयुग है ना, तो रतनपुर नाम है। ठीक है? तो क्या क्या है? तो सतयुग में मणिपुर, फिर त्रेता में मणिकपुर, द्वापर में हीरापुर, कलयुग में रतनपुर। तो ऐसा कहते हैं कि रतनपुर चतुर्युगी पुरी, चारों युग में उल्लेख मिलता है। इसे सतयुग में मणिपुर कहा जाता था, त्रेता में मणिकपुर कहा जाता था, द्वापर में हीरापुर और कलयुग में रतनपुर ऐसा कहा जाता था। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? इसके बाद होता यह है कि रत्नदेव और नोलल्ला देवी का पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? पृथ्वीदेव प्रथम शासन में आते हैं, शासक बनते हैं। ठीक है कि नहीं है? जाजल देव तक पढ़ाऊंगा, तो 10 बज गया करके मेरे एक देखना चालू मत कर देना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, अगले शासक देखते हैं। क्या नाम है भाई अगले शासक का? पृथ्वीदेव प्रथम। इनके पिता 1065 तक किए थे। 25 जोड़ दो, कितने आएगा? यही आएगा 1065 से 90 ईस्वी। हाँ कि ना? ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग को याद हो तो ये बहुत इजी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? सबसे पहले कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? अमोदा और रायपुर। आरआरपी नहीं, आरपीआर है मैडम। फिर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस अमोदा और रायपुर से प्राप्त हुआ। कोई समस्या इतने में? अब अमोदा ताम्रपत्र जो है ना, इससे इनकी कुछ उपाधि का पता चलता है। किसका? उपाधि। क्या क्या उपाधि थी इनकी? तो सबसे पहली उपाधि थी महामंडलेश्वर। क्या उपाधि थी?
महामंडलेश्वर, एक ही उपाधि थी। ठीक है, अगला समाधि गता शेष पंच महाशब्द। क्या उपाधि? समाधिगता शेष पंच महाशब्द की उपाधि, और दूसरी महामंडलेश्वर। अब इसमें महामंडलेश्वर की जो उपाधि है ना, ये बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि पक्के से हुआ ये होगा कि त्रिपुरी के अंतर्गत कोसल एक मंडल रहा होगा, मतलब उसका एक क्षेत्र रहा होगा, और उस मंडल का आधिपत्य किसके पास था? पृथ्वी देव। इसलिए उन्होंने क्या किया? महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की। समझे कि नहीं समझे? तो साफ साफ बात यह है कि ये असल में क्या थे? तो त्रिपुरी के अधीन। समझे कि नहीं समझे? यही बात हुई कि नहीं हुई भाई? त्रिपुरी के अधीन कोसल मंडल है, और मंडल के ये शासक हैं, तो किसके अधीन? त्रिपुरी के ना। तो महामंडलेश्वर उपाधि यह बताती है कि यह स्वतंत्र शासक नहीं। तो ना कलिंग राज स्वतंत्र, ना कमल राज स्वतंत्र, ना रत्न देव, ना पृथ्वी देव। हाँ कि ना? इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो 21,000 गांव जो है, इस पर इनका शासन था। कितने हजार गांव पर? 21,000 गांव पर शासन करते हुए इन्होंने उपाधि धारण की सकल कोसलाधिपति। समझे कि नहीं समझे? कौन से पति? सकल कोसलाधिपति। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पीएससी, किस कलचुरी शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? समझे कि नहीं समझे? तीवरदेव लगा के मत आ जाना, वो पांडुवंशी है। कैसे अकबका गए हो तुम लोग यार? क्या खाओगे? चलो बताओ, क्या खाओगे? जूस वूस पियोगे? मैं पूछ रहा था, नहीं माने। चलो ठीक है, मैं सही मंगाने वाला था। सुबह सुबह डांट खाए हो इसलिए गुस्सा गए हो। गुस्सा बहुत जरूरी है पता है जीवन में, लेकिन गुस्से को सही दिशा देना ये ज्यादा जरूरी है। तो गुस्सा जो है एक हथियार है जिसे आपको जाया नहीं करना है, गुस्से को मन में रखना है, गुस्से को पालना सीखो, और गुस्से को पालो और निकालो कहाँ पर? पढ़ाई के ऊपर। मुला खिसियात है ना, रुक तो ला, अभी मैं हॉस्टल वार्डन बन के दिखाऊँ, और हॉस्टल वार्डन बनूँ तब तोर से मिलूँ तो बताऊँ, सुन ना सर हॉस्टल वार्डन बन के आया हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा करो, ठीक है। तो गुस्सा मैं इसलिए होता हूँ, मेरे कोई विशेष शौक नहीं किसी से गुस्सा होने, किसी को डांटने का, लेकिन यार निर्जीव जैसे पड़े रहते हो तो किसी की भी कंजासी नहीं हो जाएगा? चिल्ला चिल्ला के बताओ। लेकिन एक दिन तुम लोग को पढ़वाऊंगा मैं, और शांति से बैठे रहूंगा, कोई बोल दूंगा किसी कोई कुछ मत बोलना, तब देखना कैसा अस्कट लगेगा। हे भगवान, कहाँ कहाँ आ गए हैं इनके के? समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, चलो। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की 21,000 गांव, ठीक है कि नहीं है? बढ़िया बात बताऊं, ये जो पृथ्वीदेव प्रथम थे ना, ये बंकेश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे। बंकेश्वर महादेव जो इनके पापा बनवाए हैं, उसके क्या थे? अनन्य भक्त थे। तो इन्होंने क्या किया? बंकेश्वर महादेव मंदिर जो है उसमें एक चतुंशिका इसका निर्माण कराया। चतुंशिका का क्या करवाया? निर्माण। चतुंशिका समझते हैं क्या होता है? चतुंशिका एक ऐसी कैनपी है जो कि 4 खंभों पर खड़ी रहती है। तो 4 खंभों पर खड़ा हुआ मंडप चतुंशिका कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? 4 खंभों पर खड़ा हुआ मंडप क्या कहलाता है? चतुंशिका। तो चतुंशिका जो है बंकेश्वर महादेव मंदिर में बनवाए कौन? पृथ्वीदेव प्रथम। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद इन्होंने और क्या किया? तो इन्होंने रतनपुर जो है इसमें सबसे बड़े तालाब का निर्माण कराया। सबसे बड़े तालाब का निर्माण रतनपुर में कौन करवाया? पृथ्वी।
सारा तालाब को कौन बनवा दिए थे? तालाब मंदिर, इसके पिता। सबसे बड़ा बोलेगा तो ये लगाना। समझे नहीं समझे? क्लियर है ये बात? ज्यादातर इनके बारे में जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? एक बनेगा अमोदा ताम्रपत्र, किसका था? एक सकल कोसलाधिपति का बनता है। एक क्वेश्चन बन जाता है चतुंशिका निर्माण का। समझे कि नहीं समझे? और उधर उनके पापम दो ठो बनता है, एक रतनपुर को कैपिटल कौन बनवाए और महामाया मंदिर का निर्माण कौन करवाए। दो क्वेश्चन वहां से बनता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है कि नहीं है? समझ गए? चलो अब हम पानी पीते हैं और उसके बाद पढ़ाएंगे क्या? इस वंश के रॉक स्टार। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में बताया था कि हर वंश में एक ऐसा राजा रहेगा जिसकी चमक के सामने उस वंश के सभी राजा जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे। कलचुरी वंश में वह शासक था कौन? जाजलदेव प्रथम। समझ में आया कि नहीं आया? महाप्रतापी राजा, प्रतापी भी नहीं, महाप्रतापी। जाजलदेव प्रथम 1090 से 1120, यही है कि नहीं है? 1090 से 1120 यही है? ठीक बात। अब एक चीज मेरे को बताओ यार, ये महाप्रतापी राजा है तो क्या ये त्रिपुरी का अधीन रह शासन करेगा? जिंदगी में नहीं करेगा। करेगा? कदापि नहीं। सबसे पहले ये आदमी अपने आप को क्या करते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। अब आपको याद है मैंने बताया था कोई भी राजा अपने आप को स्वतंत्र दर्शाना चाहेगा तो वो क्या चला देगा? अपने सिक्के। तो ये अपने सिक्के चला देते हैं सीधा। कौन से सिक्के? सोने के और तांबे के। क्या चला दिए? सिक्के चला दिए। तो दो चीज समझो, सिक्का चलाए तो स्वतंत्र और सोने का चला दिया मतलब समृद्ध। भाई सोने का सिक्का चलाना, सोना इधर आदमी के पास पहनने के लिए नहीं है, तुम उसका क्या कर रहे हो? सिक्का बना रहे हो। बड़े आदमी हो गए कि नहीं हो गए? 2000 का नोट रखते होगे। किसके किसके घर से निकला 2000 का नोट? बताओगे थोड़ी। ये तो नोट का कमीज बनवा लिए हैं पूरा गुलाबी गुलाबी। बोले बंद होने वाला है, क्या किया जाए? कमीजे बनवा लिया जाए। ये तोषण जो है इनके यहाँ से निकला 2000 का नोट भयंकर सारा। ये अपने घर में सीपीयू में छुपा के रखे थे बहुत सारा नोट को, गड्डी गड्डी। ठीक है नहीं तोषण? चलिए अब सोने के जो सिक्के थे इसमें सामने की तरफ अग्रभाग, एंटीरियर पोर्शन में लिखा होता था श्रीमद जाजल देव। क्या लिखा होता था सामने की तरफ? श्रीमद जाजल देव। ठीक है कि नहीं? पीछे की तरफ लिखा होता था इनकी उपाधि जो थी गज शार्दुल। समझ में आया कि नहीं आया? गज शार्दुल का क्या मतलब होता है? हंटर ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का शिकारी। समझे कि नहीं समझे? तो सोने के सिक्के एक बात है। कौन सा सिक्का? सोने का जो सिक्का था उसमें गज शार्दुल और श्रीमद जाजल देव। ठीक है कि नहीं है? अगला जो सिक्का किसका था? तांबा। उसमें लिखा होता था श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। यहां पे एक पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहा है, बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा। ये पूरा का पूरा जो वंश रहेगा कलचुरी, इनके धर्म की बात करोगे ना तो धर्म रहेगा इनका शैव। कौन सा धर्म रहेगा? शैव। सब शिव जी को मानेंगे। देखो हम सब शिव मंदिर नहीं बना रहे, लेकिन ये लोग विष्णु मंदिर भी बनवाएंगे और ये लोग महामाया मंदिर भी बनवाएंगे। लेकिन कौन से धर्म को विशेष रूप से मानेंगे? शैव धर्म। इसका प्रमाण क्या है? तो इनके जितने ताम्रपत्र हैं ना, उनकी शुरुआत ही होती है ओम
नमः शिवाय। ये पॉइंट आगे रिपीट होगा आने वाले 1-2 दिनों में, लेकिन अभी ध्यान में आया तो बता ही देता हूं, ठीक है कि नहीं। सभी ताम्रपत्रों की शुरुआत होती थी किससे? ओम नमः शिवाय से। पूरा दिखा था नहीं स्क्रीन? हाँ हाँ ठीक, समझ गए। शैव धर्मी हुआ करते थे। तो सोने के सिक्कों में श्रीमद जाजलदेव, गज शार्दुल, तांबक सिक्का में श्री हनुमान जी, तो हनुमान जी में छोटा हुआ आएगा, नहीं तो हनुमान हो जाएगा। तो सुंदरकांड में से ना हनुमान ही परसा करके नहीं सुने हो कभी जिंदगी में? क्या यार तुम लोग तो, अपेक्षा ही तुम लोग से करना बंद कर दूंगा मैं। तो जाजलदेव सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किए, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, फाइन लग जाएगा इसके लिए। सोने और तांबे क्या चला दिए? सिक्के। अब कभी सोचे हो कि यार जब ये त्रिपुरी को बोल दिए होंगे कि मैं आज से स्वतंत्र हूं, तो त्रिपुरी वाले चुप थोड़ी बैठे होंगे, मन हुआ होगा आक्रमण कर दें करके, हाँ कि ना? लेकिन इनका खुद का इतना सारा विजय अभियान था, तो बेसिकली ये इस क्षेत्र में इतने जगहों को जीत चुके थे और इतने बड़े राजा बन चुके थे कि आसपास के जितने राजा थे सब लोग ये सोचते थे कि जाजलदेव से हमको अच्छा संबंध बना के रखना है, ताकि हमारे ऊपर कल कोई आक्रमण करे तो जाजलदेव हमारे संग में क्या हो? खड़ा हो। समझ में आया? और यही सोचकर त्रिपुरी वाले बिल्कुल चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजा इस क्षेत्र का कौन है? इसलिए त्रिपुरी वाले बोलता है कि सुन अभी आज से तो बात मैं नहीं मानो, वाह कहोगे घर के बात हैगा, हम तो एक परिवार इनका लेन कहोगे अपन देख लेते हैं। समझे नहीं समझे? ये बात आ जाती है। तो इनके जो विजय अभियान है ना, ये कहाँ दिए हुए हैं पता है? रतनपुर शिलालेख, रतनपुर रॉकेडिक्ट है ना इनका, रतनपुर और पाली दो ठो है। तो रतनपुर जो शिलालेख है ना, इसमें जाजलदेव का क्या दिया हुआ है? विजय अभियान दिया हुआ है। और इस विजय अभियान में क्या क्या दिया हुआ है, तो एक मैप के माध्यम से आप लोग को मैं यहीं पर दर्शा देता हूं कि कहां कहां पर ये भाई साहब विजय अभियान कर दिए। तो ये छोटा सा मैप है, यहां पर समझते जाना, ठीक है। लोकेशन नाम लिखा है लजिका, लजिका मध्य प्रदेश, बोले तो लांजी मध्य प्रदेश का। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद ये कर देते हैं भाणार। कहां कर देते हैं? भाणार। भाणार बोले तो आज का भंडारा, ये कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है कि नहीं? इसके बाद ये नीचे आंध्र प्रदेश, ठीक है कि नहीं है? इसके बाद उड़ीसा का खिमड़ी, तो खिमड़ी में आपको बताया हूं ना क्या है? गंजाम बताया हूं कि नहीं? ठीक है कि नहीं? इसके बाद उड़ीसा का ही सुवर्णपुर, सोनपुर, ठीक है कि नहीं है? यहां का राजा भुजबल, उसको भी हरा दिए थे। उसके बाद पश्चिम बंगाल का दंडकपुर, कौन सा पुर? दंडकपुर। वेस्ट बंगाल ये ना मिदनापुर वाला एरिया है, बंगाल का मिदनापुर वाला एरिया है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद ये बिलासपुर और रायपुर दोनों के मध्य का क्षेत्र, नाम था इसका तलहरी। कौन सा हरी? तलहरी मंडल। समझे कि नहीं समझे? इन सब जगह पर इन्होंने क्या कर दिया? विजय अभियान। क्या कर दिया? विजय अभियान। एक जगह और बता ही देता हूं तुमको, ये अभी दंतेवाड़ा जिला का बारसूर, अभी जो कि चक्रकोट उस समय का। समझे कि नहीं समझे? ये तो मोटी मोटी जगह बता रहा हूं, और भी है, नंदावली, कुक्कुट, बहुत सारा जगह है। तो इतनी सारी जगह कम से कम याद रखना, लजिका, भाणार, आंध्र, खिमड़ी, सुवर्णपुर, तलहरी, दंडकपुर, चक्रकोट, इतनी सारी जगहों पर क्या कर दिए? विजय अभियान। मतलब इतने बड़े क्षेत्र के राजा हैं। इनके दादाज को देख लो तो इतना बड़ा बस था कि नहीं क्षेत्र था उनका, कहां से कहां तक? तो तुम्बाड़ से लेकर रतनपुर से लेकर कोमोमंडल, हाँ कि ना, इतना ही क्षेत्र था।
उतने में उसके पिताजी भी काबिज रहे होंगे, पृथ्वीदेव, हाँ कि ना, और उसका बेटा ये इतना बड़ा क्षेत्र में काबिज। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा कोई राजा है तो उस राजा से कौन दुश्मनी लेना चाहेगा? कोई ऐसा चाहेगा कि भैया आजा मेरा दुश्मन बन जा? चाहेगा क्या कोई? आप ही देख लो, रायपुर का जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उससे दुश्मनी लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। क्यों? पीट पाट देगा, कहीं पर अकेले देखेगा, 2-4 रापट लगाएगा तो काम हो जाएगा। इसीलिए आसपास के जितने राजा थे सब चाहते थे कि जाजल देव अपना फ्रेंड रहे, अपना दोस्त रहे, ताकि किसी प्रकार कोई टेंशन वेंशन ना हो। और कोई टेंशन हो सुन ना, जाजल भी अब मारत रही मुला आबे का एक कनिक सेना लेके की के। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर है? ये इसके विजय अभियान सब कहाँ लिखा हुआ है? रतनपुर रॉक एडिक्ट। क्लियर है कि नहीं है? इसमें 2 चीजों को खास ध्यान रखना। सुवर्णपुर जो है ना, यहाँ का राजा था जिसका नाम था भुजबल। क्या नाम था? भुजबल। किसको हराया था? सुवर्णपुर के राजा किसको हराया? भुजबल। और सुवर्णपुर से ही इसके सोने के सिक्के भी मिले हैं। किसके? जेवन। जाजल देव के सोने के सिक्कों की प्राप्ति कहां से हुई है? सुवर्णपुर। और सुवर्णपुर के राजा भुजबल को क्या किया था? परास्त किया था। परास्त किया, यहीं से पता चलता है कि एक्चुअली सोना का सिक्का मिला तो हो सकता है कि उस क्षेत्र पर इसका शासन रहा होगा, तभी इसका सिक्का मिलेगा, नहीं कहां से मिलेगा? ऐसा थोड़ी जाग फेंक के आ गया और होगा। बाद में 2000 साल बाद कोई पोखराजगिरी इसको पढ़ाएगा तो छात्र लोग को बताएगा तो मेरा नाम आना चाहिए करके। समझे नहीं समझे? समझ गए इस बात को? हुआ यहां तक? अब इसमें एक और घटना को ध्यान रखना, ये चक्रकोट। ठीक है, अब चक्रकोट पर जब ये आक्रमण करता है, वियज लिख दिया हूं जी, विजय अभियान को इसको ठीक कर देता हूं, पहले गलती दिख गई। हाँ, चक्रकोट पर जब ये आक्रमण करता है ना, तो चक्रकोट जो है उसके राजा कौन थे पता है? सोमेश्वर देव प्रथम। अब एकदम ध्यान से सुनना, लिखते हुए मत दिखना, खिड़की से बाहर फेंक दूंगा पेन और कॉपी। और आपको जाने का शौक है तो आपको भी। इसको छिंदक नागवंश में आप देखोगे कि असल में जैसा ना कद जाजल देव का अपने वंश में है कलचुरी में, वैसा ही कद छिंदक नागवंश में सोमेश्वर देव का था। मतलब सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश का सबसे प्रतापी शासक। हम उसके भी बहुत सारे क्या पढ़ेंगे? विजय अभियान। अब उसके विजय अभियानों में से एक अभियान था क्या? कोसल। कौन सा अभियान था? तो सामान्य तौर पर इतिहासकार ये मानते हैं कि ये भाई साहब सोमेश्वर देव क्या कर दिए थे, तो ये जाजल देव के पिताजी पृथ्वीदेव प्रथम के समय पक्का आक्रमण किए रहे होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? उस क्षेत्र में। अब पृथ्वीदेव तो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का राजा था जी, हो गया आक्रमण, अब उसका बेटा निकल गया प्रतापी। तो ये भाई साहब जाजल देव बदला लेने के लिए सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर अटैक करते हैं। सोमेश्वर देव जो है अपने जीवन के सेकेंड इनिंग्स पे रहता है। फर्स्ट इनिंग्स मतलब 45 तक, और सेकेंड इनिंग्स मतलब 45 के बाद वाला हिस्सा। तो ये सेकेंड इनिंग्स में रहता है, थोड़ा बूढ़ा टाइप का हो गया रहता है। तो ये भाई साहब सोमेश्वर देव हार जाता है। तो जाजल देव सोमेश्वर देव को उसके मंत्री, उसकी रानी, उसकी अम्मा सहित उठा के ले आता है रतनपुर। समझ में आया? तो इसी की माता थी सोमेश्वर देव प्रथम की, नाम है क्या? गुंड महादेवी। क्या नाम है? गुंड महा। तो गुंड महादेवी के आग्रह पर छोड़ देता है सोमेश्वर देव को परिवार सहित, मंत्रियों सहित। कौन? समझे कि नहीं समझे कहानी? क्लियर है ये बात? कैसे लिखा है पता है? जब साक्ष्य को पढ़ोगे ना तो लिखा है कि गुंड महादेवी के कहने पर सोमेश्वर देव को उसके मसीही सहित छोड़ दिया। बताइए क्या पृथ्वी में आपने कहीं ऐसा राजा देखा है? लिखा हुआ ऐसा। ठीक है, एनीवे समझ गए कि नहीं समझ गए यहां तक? तो जाजल देव के मुख्य मुख्य पॉइंट थे जो कि सिक्के चलाने के और उसके विजय अभियान, इसको हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आगे चलें। अब होता क्या है, इसके कुछ निर्माण कार्यों को भी देख लेते हैं।
निर्माण कार्य में इन्होंने एक शहर बसाया या नगर बसाया। क्या नाम था इसका? जाजल। न्यू राजेंद्र नगर, जांजगीर है ये। क्या है ये? जांजगीर। मैं सुना कोई न्यू राजेंद्र नगर बोल रहा है। न्यू राजेंद्र नगर नहीं है, जांजगीर है ये। तो जाजलपुर जांजगीर को बसाने का काम कौन किए? जाजल। और इसी जाजलपुर में एक फेमस क्या बनाए? विष्णु मंदिर। और ये जो विष्णु मंदिर है इसका नाम क्या है? नकटा मंदिर बोलते हैं इसे। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा मंदिर? नकटा मंदिर। कौन सा मंदिर? नकटा। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा जाजलपुर में इन्होंने क्या किए? बहुत सारे आम्रवन लगाए। आमक बगीचा कौन है? जांजगीर साइड से है क्या उधर आमक बगीचा? अभी भी है ना? ठीक। तो आम्रवन, विष्णु मंदिर किसका? जाजल देव। तो हमने क्या की? जाजल देव की शुरुआत देखी कहाँ से? सिक्कों से स्वतंत्र घोषित किए। सिक्कों के सारे पॉइंट्स देख लिए। उसके बाद क्या देख लिया? कहाँ कहाँ पर विजय अभियान हुए। उसके बाद हमने क्या देखा है भैया? इनके निर्माण कार्य। ठीक है कि नहीं है? अब ध्यान रखना, बड़ी ही अजीब सी बात इनके बारे में कि जाजल देव प्रथम जो है मकरध्वज नाम का एक योगी था, इसके साथ तीर्थ चल देते हैं। कहां चल देते हैं? तीर्थाटन में। वापस नहीं लौटते कभी। तीरथ भरत उधर ही रह जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। ठीक, खत्म हो गया शासन। और क्या किया? वापस नहीं आएंगे तो कैसे शासन करेंगे? आप लोग सोच रहे हो कि वापस आई तो बताइए आगे की के। तो नहीं भैया, आवे नहीं करी तो कहाँ बताऊं मैं। तो R1 P1 J1 यहां तक खत्म। क्लियर है कि नहीं है? डन। जाजल देव के बारे में इतने पॉइंट्स को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। क्लियर है कि नहीं? सबसे फेमस प्रश्न पूछेगा, कलचुरी वंश में सोने के सिक्के चलाने वाले राजा कौन थे? गज शार्दुल की उपाधि किसने धारण की? रतनपुर शिलालेख में किसकी विजय गाथा का वर्णन है? चक्रकोट पर किसने आक्रमण किया? समझ में आया कि नहीं आया? जाजलपुर किसने बसाया? जांजगीर का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहो तो याद करो, मैं आपको कल बताया था, पाली का एक मंदिर है, क्या नाम है? महादेव मंदिर। याद है कि नहीं है? मैंने क्या बताया था? पाली के महादेव मंदिर में क्या लिखा हुआ है? श्रीमद् जाजल देवस्य कीर्ति लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने क्या किया? पाली का महादेव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है ये बात? डन। कहानी यहां पर खत्म जाजल देव की। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? तो कल की क्लास में हम लोग अंधकार युग के पहले का हिस्सा तो खत्म करेंगे ही करेंगे। हो सकता है कि अंधकार युग के बाद का हिस्सा भी हम लोग क्या करें? खत्म करें। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई समस्या? क्या सबको वाजिब तरीके से समझ में आया? आपका पहला क्लास था, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।